हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आगार को लेके डेडिकेटेड है। तो आगार एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मशरूम कल्टीवेशन के लिए जिस टाइप का आगार रेसिपी यूजेस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ आगार रेसिपीज, और आ, उसका जो क्वांटिटी है और उसका जो कंटेमिनेशन आने का क्या क्या रीज़न होता है, वो सारा जो डिटेल्स है इस वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मशरूम का जो कल्चर होता है उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आगार रेसिपी होता है। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कुछ जो स्टेप्स है उसको हम अगर फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से हम आगार बना सकते हैं। बट आगार को मेंटेन करना भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है वो मैं अंत तक बता दूंगा। तो चलिए पहले रेसिपी के बारे में बता देते हैं। क्या क्या रेसिपी मशरूम कल्टीवेशन में यूज होता है, क्योंकि अगर रेसिपी बहुत सारे डिफरेंट जो ब्लड कल्चर होता है, बैक्टीरियल कल्चर होता है, मॉल्ट कल्चर होता है, उसके लिए भी यूज होता है। बट आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपीज ऑफ आगार। तो आगार आपको फर्स्ट जो चीज़ चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो आपको बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रेड का जो आगार मिलता है, जो आपको नियरेस्ट कहीं लेबोरेटरी की जो इंस्ट्रूमेंट या केमिकल मिल, वहीं से आपको कलेक्ट करना चाहिए। बट आप अगर बिगिनर्स हो, आप अगर ट्रायल करना चाहते हो, उसके जगह आप चाइना ग्रास का भी यूज़ कर सकते हैं। चाइना ग्रास का प्राइस थोड़ा कम आता है अगर के हिसाब से, बट प्रोफेशनली काम के लिए बहुत ही अच्छा होता है बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रेड का। और सबसे पहला वाला जो रेसिपी आता है हम लोगों के जो मशरूम कल्टीवेशन में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है पीडीए मीडिया, पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगर। ये तो एक मीडिया है, बट आपको जान के हैरानी होगा कि जब ये आगार नहीं था, जब ये सब केमिकल्स वगैरह नहीं था, तब भी मशरूम कल्टीवेशन आज से कम 1,500 साल पहले शुरू हो चुका है। तो उस टाइम आगार के जगह हम हॉर्स मैन्योर का यूज़ करते थे। हॉर्स जो मैन्योर होता है तो उसका प्लेट में उसी के ऊपर कल्चर बनाया जाता है। तो अभी तो बहुत सारा अपग्रेडेशन हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग पीडीए यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम टाइप ऑफ फंगस ग्रो कर लेता है अच्छे से पीडीए। बट पीडीए के अलावा भी और कुछ जो आगार का रेसिपी है आपको जान के इंटरेस्टिंग होगा। तो वो स्पेसिफिक कुछ मशरूम्स के लिए बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है MEA, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट आगार। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ एडेड करना पड़ता है। आगार भी लगता है, डेक्स्ट्रॉस भी लगता है, और मॉल्ट एक्सट्रैक्ट भी लगता है। और इसी के साथ आपको अगर ईस्ट भी कभी कभार एज ए न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए 1% ईस्ट भी एडेड किया जाता है। तो MEYA एंड MEA, तो ये दोनों जो स्पेसिफिकेशन है, ये मुझे पर्सनली लगता है कि शिटाकी के लिए MEA बहुत ही अच्छा ग्रो लेता है एक्सेप्ट ऑफ PDA। तो आप भी ये, अगर आपके पास सारा का सारा केमिकल है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं OMYA। तो इसको डिनोट करता है ओट मिल मॉल्ट एक्सट्रैक्ट आगार का फॉर्मूला कुछ होता है। ये मैं कभी यूज़ नहीं किया, बट पॉल स्टीम का बहुत सारा जो बुक्स है वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है।
बट मुझे पता नहीं ये किस चीज़ में ग्रो करता है, किस स्पेसिफिक मशरूम के लिए ये लगता है। मैं अभी तक कभी ये यूज़ नहीं किया, पर फिर भी नॉलेज के लिए आप ये जान के रखिए। OMYA, ओट मिल, इसमें ओट्स भी जाता है, ओट्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी जाता है, और मॉल्ट एक्सट्रैक्ट भी रहता है, आगार भी रहता है, डेक्सट्रॉस भी रहता है। तो ये एक और रेसिपी है। तो नेक्स्ट रेसिपी जो मैं बताने वाला हूँ वो है DFA। DFA ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डॉग फूड आगार, जो हम लोग हमारे डॉग्स को खिलाते हैं, जो ड्राई फूड होता है, तो उसको लेके हम लोग ये कुछ ग्रो होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉर्डियोसेप मिलिट्री का कुछ वैरायटी है। अगर वो उसमें कोई काम करना चाहते हैं तो ये DFA डॉग फूड, अगर मैं आगे जाके मैं कोशिश करूँगा इसको करके, क्योंकि मुझे कभी ऐसा कुछ मिला नहीं कॉर्डियोसेप के। तो अगर कभी मिलता है तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करूँगा। तो डॉग फूड से भी अगर तैयार होता है, तो ये स्पेसिफिक कुछ जो हम लोग ये कॉर्डियोसेप मिलिटरी का जो वैरायटी है उसको ग्रो करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ नहीं होता है। और मैं बाद में यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा डॉग है, मेरे पास वो खाना भी है और आगार भी है। मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि इसका कैसे यूज़ करना चाहते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा। तो इसके बाद जो आता है CMYA। CMYA मैं कुछ नोट डाउन करके रखा हूँ, क्योंकि ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, बट ये नॉलेज शेयरिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका हम लोगों को पता होना चाहिए कि मशरूम के लिए कितना क्या कि कौन कौन वैरायटी का अगर रेसिपी होता है। तो इसमें नेक्स्ट जो आता है CMYA, और इसका कॉर्न मिल इसमें मिलता है। कॉर्न मिल जो एक्सट्रैक्ट होता है, कॉर्न मिल एक्सट्रैक्ट और ईस्ट एक्सट्रैक्ट और अगर यहाँ पर डेक्सट्रोज का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें कॉर्न मिल से ही शुगर का जो कंटेंट है उसमें इसमें यूज़ होता है। तो ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। और उसके बाद आता है एक चीज़ जो स्पेसिफिक बटन मशरूम के लिए पहले यूज़ होता था, उसके बाद अभी तो PDA में ही हो जाता है। बट पहले होता है कि कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट आगर, ओके, CEA, कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट आगर। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। इसमें जो बटन मशरूम का जो कंपोस्ट रेडी होता है, उसी कंपोस्ट को पानी में भिगो के उसको मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर 1 लीटर पानी में लेते हैं तो उसको थोड़ा बॉइलिंग करते करते उसको हाफ एन क्वांटिटी में लाके उसके बाद ही उसको आगार के साथ वो न्यूट्रिशंस पानी को मिला के वो रेडी होता है CEA। ओके, सो कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट अगर ये बटर मशरूम के लिए होता है, मैं इस सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई करूँगा और आप लोगों भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ रेसिपीज़ है जो स्पेसिफिक मशरूम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं PDA मीडिया और MEA मीडिया मैंने यूज़ किया है शिटाके के लिए, बट बहुत ही अच्छा ग्रो देता है। और और आपको गैनोडर्मा के लिए मुझे लगता है कि MEA PDA से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ओके, सो अगर आपको स्पेसिफिक मशरूम्स के लिए हो सकता है, और ये जो स्पेसिफिक मशरूम है एक एक वैरायटी का एक एक न्यूट्रिशनल जो जो कंबाइंड है वो मांगता है। तो इसी के हिसाब से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया ये रेसिपीज। तो अभी मैं लौट के आता हूँ PDA में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड काम होता है PDA का ही। तो PDA का जो रेशियो होता है 1 लीटर पानी के लिए
मतलब 1 लीटर अगर आप अगार रेडी करना चाहते हो तो उसके लिए अगर बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रेड का आपके पास अगार है तो 20 ग्राम उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर आप चाइना ग्रास का यूज़ करते हो तो आपको 25 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो अच्छे से जम नहीं जाएगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, उसमें कंटामिनेशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आपको ये रेशियो बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा देना है। तो अगार के लिए सबसे पहले जो करना पड़ता है तो हम लोगों को पोटैटो लेना पड़ता है। पोटैटो मोटा मोटी 1 लीटर पानी के में हिसाब से बोल रहा हूँ। आप थोड़ा कम ज़्यादा जितना भी होता है उसके हिसाब से उसको डिविजन कर सकते हो। तो फर्स्ट 1 लीटर पानी के लिए हम लोगों को लगता है 2 से 250 ग्राम तक पोटैटो, जो एकदम क्लीन का पोटैटो हो। पोटैटो को लेके आप अच्छे से उसका जो ऊपर का छिलका है उसको छील के अच्छे से धो के उसको स्लाइस करके इतना स्लाइस कीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, साइज में ज़्यादा छोटा भी ना हो। उसको फिर आपको बॉईल करना पड़ेगा। बॉइलिंग के टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग का जो क्वांटिटी है उतना ही होना चाहिए कि आलू सिर्फ सॉफ्ट हो। आलू का बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हो गया तो आलू पूरा एकदम बिखर जाएगा। तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 15 मिनट में ही ये काफ़ी रिज़ल्ट दे देता है। आप अपना जो जब बॉईल कर रहे हो तो उस टाइम आप चेक करते रहना कि ज़्यादा बॉयल तो नहीं हो गया। एक हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर दे के ही आलू इधर उधर पूरा छेद हो जाए, इस टाइप का आलू आपको प्रिपेयर करना है। और प्रिपरेशन के टाइम अगर आलू आपका, अगर समझ लीजिए कि आप 1 लीटर पानी में बॉयल करना चाहते हैं तो आपको मोटा मोटी उससे 1.5 ग्राम तक ज़्यादा पानी देके ही आपको बॉयल करना होगा, क्योंकि जब आप बॉइलिंग करते हो तो वेपर अप से आपका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है। तो आपको क्वांटिटी भी मेज़रमेंट अच्छे से रखना है। हो सकता है कि आप मेज़रमेंट को एक ग्लास बोतल ले सकते हैं जिसमें मेज़र पूरा लिखा हुआ हो। आफ्टर बॉइलिंग आपको वो मेज़र फिर से करना है, क्योंकि बॉइलिंग के टाइम बहुत सारा वेपर होके वो पानी का क्वांटिटी कम हो जाता है। तो आप अगर 1 लीटर पानी से देखिएगा कि मोटा मोटी एक डर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जितना कम हो जाता है उतना क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, वाटर जो है आपको ज़रूर, कोई हार्ड वाटर नहीं चलेगा। सबसे बेहतर है आप अगर प्योरिट का, अगर आप कोई जो यूवी ट्रीटेड जो वाटर होता है, जो फिल्टराइज वाटर होता है, वही यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये प्यूरिट या इतना महंगा मशीन आपके पास नहीं है तो आप सिंपली बाज़ार से जाओ, 1 लीटर का एक बिस्लरी का बोतल लेके आप उससे भी अच्छे से काम लग सकते हो। बट टैप वाटर यहाँ पर यूज़ ना ही करना बेहतर है, क्योंकि टैप वाटर में हो सकता है कि आयरन का थोड़ा मात्रा ज़्यादा हो। हम लोगों के इधर जैसे आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कोई टैप वाटर ना ही यूज़ करना बेहतर है। आप प्योरिट का और कोई भी फिल्टर वाटर आप यूज़ कर सकते हो। तो आ गया बॉइलिंग पे। इसके बाद आपका 1 लीटर जब मेज़रमेंट कर लिए उसके बाद आपको करना है आ, उसमें एडेड जो अगार है 20 ग्राम बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रेड अगर हो, और अगर आप चाइना ग्रास यूज़ करते हो तो 25 ग्राम चलेगा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा डेक्सट्रॉस। डेक्सट्रॉस होता है कि डेक्सट्रॉस एक शुगर है, बट हमारा नॉर्मल शुगर नहीं है, वो एक रिफाइंड शुगर है। कुछ लोग ग्लूकॉन डी भी यूज़ करते हैं, आप करके देख सकते हो। मैंने भी किया, ग्रोथ तो हो जाता है बट वो बहुत क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि अगार होता है कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन चीज़ होता है, आपको इधर उधर दिखेगा। बट अगर उसमें अगर आप ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो काफ़ी क्लाउडी कर देता है। रियल जो कंटेमिनेशन आता है तो उसमें आपको मेजरमेंट अच्छे से नहीं दिखेगा।
तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है ऑटोक्लेविंग। देखिए ऑटोक्लेव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अच्छे से अगर आप ग्लास बोतल यूज़ करते हो तो उसमें नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन देके, और बोतल का जो कैप है उसमें आप कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद रबर बैंड से अच्छे से उसको पैकेजिंग करके आपको रखना है। और इसके बाद आप ऑटोक्लेव जो टाइमिंग है वो मोटा मोटी आपका जब स्केल 15 psi में पहुंचेगा उसी के बाद आपका काउंटडाउन शुरू होता है। ओके, सो ऑटोक्लेव के लिए 15 से 20 मिनट काफ़ी होता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और ऑटोक्लेव आपको मेजरमेंट वही करना है 15 से 20 मिनट, मतलब कुछ चलाने के बाद 15-20 मिनट नहीं। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं क्योंकि ऑटोक्लेव ऑन करके 15-20 मिनट नहीं, इसको ऑन करने के कम से कम मतलब जब ऑटोक्लेव अलग अलग ऑटोक्लेव का अलग अलग हीट टेम्परेचर होता है, तो आपको मेजर रखना है कि 15 psi में जब आपका कांटा रुके और 15 psi के ऊपर जाने के बाद ही आप काउंटडाउन को शुरू। ऑटोक्लेव करने के बाद आपको उसको स्लाइडिंग करना पड़ता है क्योंकि वो जमने से पहले। ओके, जब आप ऑटोक्लेव कर लेते हो मोटा मोटी 1 घंटा बाद आपका कांटा फिर से जब जीरो में आ जाता है, उसी के बाद आपको तुरंत लग देना है। जैसे कि उसको ज़्यादा देर मतलब पूरा नाइट अगर होल्ड कर देते हो तो वो पूरा आगार नीचे ही जम जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब अगर आगार वर्क कर रहे हो, ऑटोक्लेव 15-20 मिनट हो जाने के बाद ऑटोक्लेव बंद कर दीजिए। उसी के बाद 1 घंटे के बाद जब आपका पूरा 15 psi से कांटा नीचे आके एकदम ज़ीरो में आके पॉइंट आउट होता है, उसी टाइम आप ढक्कन खोल के उसको फिर से स्लाइडिंग में दिखाना पड़ेगा। तो मैं दिखा भी दूंगा क्लासेस स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग मतलब क्या, जैसे मैक्सिमम फ्लोर हम लोगों को मिले। अगर ये कुछ बोतल सीधा रहे तो सिर्फ नीचे का पोर्शन मिलेगा, बट उसका जो स्लाइडिंग हम कर देते हैं तो उसका पूरा मैक्सिमम फ्लोर हम लोगों को मिलता है, वो कल्चर ग्रोथ के लिए भी, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। और ये आपका मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको स्लाइडिंग ज़रूर करना है, बट स्लाइडिंग करने के तुरंत बाद ही, ठंडा हो जाने के बाद भी आपको तुरंत उसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें और एक प्रॉब्लम बहुत 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 लोग ये गलती कर देता है, क्योंकि ऑटोक्लेविंग के बाद आप बोतल कर रहे हो, आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, उसमें भी मॉइस्चर जम जाता है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो उसमें मॉइस्चर जम जाता है। तो स्लाइडिंग हो जाने के बाद पूरा ठंडा होकर जब वो जम जाता है, उसके बाद आपको ऐसे करके बोतल को रखना है या टेस्ट ट्यूब को रखना है कि उसका जो पानी है, एक्सेस मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर एकदम सामने आके खड़ा हो जाए। क्योंकि मॉइस्चर का वो पानी अगर आपका आगार में फिर से जाता है तो आगार में बैक्टीरियल कंटामिनेशन आने का चांसेस बहुत ही हाई हो जाता है। ओके, सो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा ऑटोक्लेविंग के बाद। इसके बाद आप मोटा मोटी 48 आवर्स तक उसको छोड़ दें वैसे ही। उसी के बाद आप कल्चर को मैं कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में कि आगार में कंटामिनेशन कैसे आता है। सबसे पहला रीज़न है कल्टीवेटर से आता है। मतलब आप आगार का काम जहाँ कर रहे हो उसका आसपास में आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कल्टीवेशन ना हो, कोई भी मशरूम का कल्टीवेशन ना हो। क्योंकि आगार में अगर समझ लीजिए कि मैं आज ऑयस्टर का जो कल्चर है वो ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, उसी के साथ अगर आप मिल्की का भी ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ऑयस्टर का अगर प्लेट में मिल्की का भी अगर स्पोर आके गिरता है, वो भी एज ए कंटामिनेशन ही वो हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉल्ट ही आपको प्रॉब्लम देता है। तो कोशिश कीजिएगा कि
एट ए टाइम एक ही टाइप का कल्चर आप ट्रांसफ़र करें, ये सबसे बेहतर है। क्योंकि 2-3 टाइप का कल्चर एक ही टाइम में ना ही करना बेहतर है, क्योंकि ये आपका कंटेमिनेशन आने का चांसेस बहुत ही हाई कर देता है। और बाकी रहा मॉल्ट, मॉल्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जो हेयर है, ये हम लोगों का सबसे गंदा जगह है, तो हेयर आप प्रोटेक्टर कुछ लीजिए। सिर्फ ये कल्चर के टाइम ही ज़रूरत है। आप जब बाकी का गेम स्पॉन कर रहे हैं तो उसमें भी इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव काम है, तो इसलिए आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो है इंस्ट्रूमेंट से। समझ लीजिए कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको रेड हॉट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से भी मैक्सिमम टाइम जो मॉल्ट है उस वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे से आपको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। ऑटोक्लेव के बाद या तो फिर आप जो लैमिनर के अंदर जो स्पीड लैंप होता है उससे बहुत ही अच्छे से, मतलब पूरा रेड हॉट करके उसको 2-3 बारी आपको इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ बैक्टीरिया है जो पूरा हॉट, मतलब क्या, मतलब रेड हॉट वेदर में भी जिंदा रह सकता है। तो इसके लिए मोटा मोटी 2 से 3 बार आपको स्टेरिलाइजेशन करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एयरबोर्न डिजीज। ओके, एयरबोर्न डिजीज क्या होता है कि आप सब कुछ ले लिए, ठीक है, पूरा कवर अप ले लिए, हाथ में मास्क पहन लिए, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट भी आप स्टेरिलाइजेशन किया कर लिए, उसके बाद भी कंटेमिनेशन आता है। बट ये होता है एयरबोर्न डिजीज से। एयरबोर्न डिजीज क्या होता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो उसके आसपास अगर आपका फार्म होता है, बहुत गंदगी होता है, और सबसे बड़ा चीज़ है जो एयर सर्कुलेशन, अगर आप फैन चला के रखते हो, एसी चला के रखते हो, कल्चर जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो रूम पूरा कम्पैक्ट बंद होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी एयर सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर आपके पास लैमिनर है, सिर्फ लैमिनर चलेगा। ओके, सो एयरबोर्न डिजीज़ भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आपको लेबोरेटरी का जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी अच्छे से साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और ऑफकोर्स लेबोरेटरी के अंदर का जो घर है उसको भी आपको बहुत अच्छे से क्लीन अप करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें था आगार के बारे में। और अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, मैं एक पॉइंट आउट भूल गया को, आगार को आपको मेंटेन कैसे करना है। आप तो सब कुछ कर लिए कि आप मोटा मोटी ट्रांसफ़र कर लिए, सब कुछ कर लिए, बट स्पेसिफिक आगार के लिए आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए बीओडी लगता है, बीओडी में आप रख सकते हो, या तो फिर आप सीजनल कल्टीवेशन जैसा होता है वैसे सीजनल स्पॉन मेकिंग भी होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आगार के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप अगर ऑयस्टर ग्रो करना चाहते हो, ऑयस्टर का कल्चर ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मोटा मोटी 22 से 24 प्लस माइनस अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें आपको कोई कंटामिनेशन आने का चांसेस ना के बराबर होता है। 1-2% आता है, 1-2% कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। और अगर आपका कंटेमिनेशन रेट 5-10% से ज़्यादा जाता है तो आपको उसमें काम करने का ज़रूरत है, क्योंकि 1-2% नॉर्मल माना जाता है। तो इसी के बाद आपको टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है। और ये आगार को अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो ऑयस्टर आप स्टोर कर सकते हो, और आप बटन का स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। बट इसमें कुछ स्पेसिफिक शिटाकी का भी स्टोर कर सकते हो आप फ्रिज में, लायन मैंस का स्टोर कर सकते हो,
बट ऐसा कुछ कल्चर भी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो फ्रिज में। ये काफी क्योंकि अगर मिल्की, गैनाडोर्मा, पैडिस्ट्रो, ये तीनों जो कल्चर है, ये कल्चर को आप कभी भी फ्रिज में स्टोर मत कीजिए। इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये टेम्परेचर चार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा क्या किस स्पेसिफिक मशरूम के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए। बट जनरली जो हम लोग ग्रो करते हैं, ये ध्यान में रखिए कि मिल्की का और गैनाडोर्मा का और पैडिस्ट्रो का, ये अगर आपको रखना है तो आपको ट्रांसफर करते रहना है हर 3 महीने में। नहीं तो ये अगर फ्रिज में आप डाल दोगे तो ये डेड हो जाएगा, इसका स्पॉन पूरा डेड हो जाएगा। ओके, सो आगे जाके ये कोई ग्रोथ नहीं देगा। तो ये तीनों चीज़ जो समर वैरायटी है उसको कभी भी आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ मैं सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कवर अप कर चुका हूँ। फिर भी आपका अगर कोई क्वेरीज है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।